नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, हमारे देश में और हमारे समाज में अब कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की है। डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक तक ही महिलाएं आज सीमित नहीं हैं। महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं, साइंस में और टेक्निकल क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं और इसका जीता जागता उदाहरण है मंगलयान और चंद्रयान की सफलता में महिलाओं की अहम भूमिका। महिलाएं देश को नई दिशा दे रही हैं, हमारे समाज को नई दिशा दे रही हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में ऐसी ही 2 महिलाओं को आमंत्रित किया है जो हमारे समाज को एक नई दिशा दे रही हैं और ये महिला है डॉक्टर भावना पटनायकनी। भावना जी एक वरीय साइंटिस्ट हैं, यानी कि वरीय वैज्ञानिक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथ ही डॉक्टर प्रियंका कनीय वैज्ञानिक हैं और साथ में सहायक प्रोफेसर भी हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भावना जी, वैज्ञानिक होना अपने आप में एक सफलता की बहुत बड़ी पूंजी है। पादप प्रजनन में आपने सफलता हासिल की है, लेकिन पादप प्रजनन वैज्ञानिक क्या होते हैं और किस तरह से कार्य करते हैं, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले यह बताएं। जरूर, धन्यवाद। पादप प्रजनन एक स्पेशलाइजेशन है। जैसे कृषि में हम लोग देखते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में हमारा एक पादप प्रजनन एक स्पेशलाइजेशन है। पादप प्रजनन में आपको नया किस्म जो है, पौधों का नया किस्म हमको बनाना पड़ता है। जैसे आप देखे होंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो हमारा राइस का, वीट का नया वैरायटी आया है, उससे हमारा जो है जो उपज जो है 3 से 4 गुना बढ़ गया था, 3 से 4 गुना बढ़ गया था। उसमें क्या हुआ, हरित जो विप्लव आया था एग्रीकल्चर के फील्ड से ही आया है। तो इसमें महिलाएं उस समय बहुत कम थे। अभी जो है, अभी इसमें पादप प्रजनन में हम नया पौधे का किस्में बनते हैं। जैसे आपका हो गया है ज़्यादा उपज देने वाले हो गए, या आपका प्रतिरोधी किस्म हो गए, बहुत सारे रोग और कीट के लिए प्रतिरोधी किस्म हो गया है, या आपका क्वालिटी, जैसे टोमेटो या सब्जी या फल में क्वालिटी वाइज आप चेक करेंगे तो नया किस्म जो बनाना है, इस स्पेशलाइजेशन का ये महत्व है। जी भावना जी। प्रियंका, आपने सॉइल साइंस में विशेषज्ञता हासिल की है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप भी हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आखिर सॉइल साइंस क्या है और ये किस तरह से काम करता है। जी बिल्कुल। सॉइल साइंस यानी मृदा विज्ञान, ये एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम मिट्टी की संपूर्ण जानकारी, मिट्टी कैसे बनी, मिट्टी का माप चित्रण, मिट्टी की रासायनिक दशा, मिट्टी की भौतिक दशा, मिट्टी की जैविक दशा, मिट्टी की उर्वरता, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम इस विज्ञान में पढ़ाई करते हैं। लेकिन आपने फ्लोराइड पृथक करना ये भी आपने बताया है, तो इसमें आपने विशेषज्ञता किस चीज़ में हासिल की? मिट्टी में ही? वैसे सॉइल साइंस में विशेषज्ञता आपने किस चीज़ में हासिल की? जी, सॉइल साइंस जैसा कि हम जानते हैं, कृषि विज्ञान में हमें पहले 4 साल का कोर्स करना होता है, वो बीएससी एग्रीकल्चर का। उसके बाद हम 12 सब्जेक्ट, उसमें 12 विषय होते हैं, जिसमें से एक विषय मृदा विज्ञान भी है, उसमें मैंने विशेषज्ञता हासिल की है, मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है। उसके बाद मैंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है मृदा विज्ञान से ही, जिसमें मैंने स्पेशलाइजेशन किया है बायोचार के साथ मैंने काम किया है, मिट्टी के साथ। बायोचार का कैसे हम उपयोग करेंगे मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में, मिट्टी की रासायनिक दशा को सुधारने में, उसी में मैंने अपने पीएचडी कार्य के शोध कार्य के दौरान मैंने ये कार्य किया कि बायोचार का इस्तेमाल करके हम कैसे मिट्टी में या हमारे जो पीने के जो पानी होते हैं उसमें फ्लोराइड की मात्रा आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ऐसा अभी तक कोई भी यंत्र नहीं, घरेलू बेसिस पर यंत्र नहीं अभी तक आया है जिससे हम फ्लोराइड लेवल को परमिसेबल जो लिमिट है WHO का, उस तक हम उसको कर सकें। इसके लिए मैंने इस पे कार्य किया है, मिट्टी के साथ, पानी के साथ, पौधे के साथ भी मैंने काम किया है कि बायोचार का इस्तेमाल करके फ्लोराइड के लेवल को हम पीने योग्य पानी बना सके, या मिट्टी में परमिसेबल लिमिट तक ला सकें, या फिर पौधे में हम उसको नियंत्रित करके रख सकें। क्या ये घरेलू महिलाएं भी कर सकती हैं? जी बिल्कुल, घरेलू महिलाएं भी इसको कर सकती है, लेकिन अभी इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। इस बायोचार का इस्तेमाल करके हम एक फ़िल्टर तैयार कर सकते हैं, और उस फिल्टर से हम इस पानी में जो अधिकतम फ्लोराइड की मात्रा है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। आपने वैज्ञानिक बनना ही क्यों चुना?
आखिर क्या खास बात है इसमें? आप सही पूछे हैं। जैसे हरित विप्लव जिसके बारे में मैंने बताया, जो हमारा भारत देश, हम बाहर से हमारा जो धान है सब बाहर से आता था उस समय। जैसे हरित विप्लव हुआ था, नया किस्में आए थे, हम अपना सेल्फ सफिशिएंट हो गए, माने संपूर्ण हो गए। हम किसी से भीख मांगने नहीं गए हैं, हम अपना देश में ही हमारा धान उगाए हैं और हम संपन्न हो गए थे। तो ये बहुत बदलाव आया था। उसके बाद हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए और किसी के पास हमको जाके मांगने का ज़रूरत नहीं पड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। जैसे हम सोच सकते हैं, अगर पहले खाना ही नहीं है तो फिर हम सेल्फ सफिशिएंट उसमें हो गए, तो उसके बाद जो भी आपका जो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन जो भी हुआ है उसके साथ ही साथ गया है। तो ये मैंने सोचा ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसीलिए मैंने पादप प्रजनन चुना है। जैसे मैडम ने बताया था कि हमारा जो BSc AG होता है उसमें 12 सब्जेक्ट है, इसी में एक सब्जेक्ट हमारा स्पेशलाइजेशन पादप प्रजनन है। मैं डॉक्टर्स IRA न्यू दिल्ली में की हूँ। मैं की हूँ जैसे प्रतिरोधी किस्म हो गया, अभी जो जितने रोग बढ़ रहा है, रोग के लिए हम लोग को प्रतिरोधी किस्म बनाना है। तो इसका मतलब हमारा जो नया किस्म है रोग के लिए प्रतिरोधी होता है और उपज भी अच्छा देता है और क्वालिटी भी अच्छा देता है। तो उसी में मेरा स्पेशलाइजेशन था। तो ये मैं बहुत अच्छा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जब किसानों के चेहरे में आप मुस्कुराहट देखते हो, जहाँ पे खेत में आप खेत में फसल नहीं उगा पाते हो कुछ रोग के कारण, अगर उधर आपका फसल, आपका जो किस्म जा रहा है, इसका मतलब आप बहुत खुश हो गए हैं। किसान का चेहरा में खुश देख के आप बहुत खुश हो सकते हैं। जी, जब आपने इस क्षेत्र को चुना तो आपको शुरुआत में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? जब मैं इस क्षेत्र में आई तो सबसे पहला मुझे जो परेशानी दिखा वो ये था कि अभी तक हम लोगों ने किताबी ज्ञान, टेक्निकल शिक्षा क्लासरूम से, लेबोरेटरी से हासिल कर लिया था, लेकिन उसको लैब टू लैंड, मतलब लेबोरेटरी से, प्रयोगशाला से किसान के खेत पर ले जाना, उसमें मुझे बहुत परेशानी दिखी। हम प्रयोगशाला में नियंत्रित तरीके से किसी भी चीज़ को अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उसी तकनीक को हम किसान के खेत पर जब करने जाएं तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। विभिन्न जलवायु, विभिन्न परिस्थितियां, विभिन्न सामाजिक, इकोनॉमिक, हर तरह की परिस्थितियां रहती है, वो बहुत ही चुनौती भरापूर्ण रहता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो चुनौती भरापूर्ण परेशानी लगा वो यही था कि लैब टू लैंड किसी तकनीक को लाने में, बहुत ही लैब में करना और उसको लैंड पे, किसान के खेत पर करना, उन दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। एक महिला होने के नाते एक वैज्ञानिक प्रोफेशन को चुनना, उसके बाद घर और बाहर दोनों ही जगह सामंजस्य स्थापित करना कितना मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, कोई भी काम आप मुश्किल समझेंगे तो मुश्किल ही रहेगा। हमारे जो माताजी हैं, पिताजी हैं, उनको देख के हम प्रेरित हुए हैं, क्योंकि उन लोग का जनरेशन, मैं सोचती हूँ, बदलाव हुआ है। उनका पहले जो जनरेशन है थोड़ा बदलाव आने में मुश्किल था। हमारा जो पेरेंट्स का जनरेशन है वो बहुत बदलाव हुआ है, इसीलिए हम ये जनरेशन में इतने महिलाओं को आप देख पा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ आप चैलेंज से लेके जाइएगा तो कोई भी मुश्किल नहीं रहेगा। आप दोनों में, वर्क और होम में, दोनों में बैलेंस कर सकते हैं। बच्चों का और घर में जो हमारा जो फैमिली है, सब हमको सपोर्ट करते हैं। तो अगर सपोर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा वर्किंग आवर्स थोड़ा लेट होता है, उस दिन थोड़ा एडजस्ट होता है, वैसे कुछ नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा चीज़ है। हमको देख के बहुत बच्चे जो हैं, जो स्कूल से आते हैं, प्रेरित हुए हैं। वो सोचते हैं, बोलते थे कि हम भी एक वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। वो उस समय हमको बहुत खुश रहता है। हाँ, परिवार का कितना सहयोग मिलता है जब आप काम पर होती हैं या फिर जब आप घर में होती हैं? बिल्कुल, परिवार के सहयोग के बिना हम इतनी ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं सकते। पूरा का पूरा मैं बोलूँगी, पूरा श्रेय देना चाहूँगी अपने परिवार को। उन्होंने शुरू से ही आज़ादी दे रखी थी, आपको जिस फील्ड को चुनाव करना, कभी ऊपर से किसी चीज़ का ये नहीं रहा कि आपको किसी पार्टिकुलर फील्ड को ही चुनना है। आपको जिसमें इंटरेस्ट हो आप उसमें जा सकते हो। उसके पढ़ाई करने के बाद नौकरी या जॉब करना हो, उसके लिए भी पूरी स्वतंत्रता मिली।
इवन मैं पढ़ाई करने के बाद जॉब एमएससी के बाद ही हासिल कर ली थी, और जॉब करते हुए मुझे परिवार का सहयोग मिला, तभी मैं इन सर्विस पीएचडी करने गई। अभी हाल ही में मैंने अपना पीएचडी का जो प्रोग्राम है उसको मैंने कंप्लीट किया, और ये मेरे पूरे परिवार के सहयोग के बिना, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, इन सब के बिना मुझे आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती अगर इनका मुझे सहयोग नहीं मिला होता। आज चंद्रयान और मंगलयान की सफलता में महिलाओं की अहम भूमिका है, इसे आप किस तरह से देखती हैं? ये भारत का जो नया भारत है, इसको मैं समझती हूँ ये नया भारत का है। इसमें दोनों महिलाओं का, पुरुषों का, दोनों का संयोग से हुआ है। ये आप ऐसे नहीं बोल सकते ओनली महिलाओं से हुआ है। तो आप दोनों साथ में जब काम करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है बहुत डिफरेंट आता है। एक अलग से महिला काम करने से भी एक अलग रिज़ल्ट आता है, पुरुष अलग काम करने से भी अलग रिज़ल्ट आता है। मगर दोनों में जब मेल ताल होता है, कहीं भी देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों इक्वल पार्टिसिपेशन रहेगा, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। आप देख सकते हैं जैसे चंद्रयान का आप बोले हैं, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है महिला है, और मंगलयान का भी महिला है, तो इतना सक्सेसफुल हुआ है। ये इसमें उनका टीम वर्क है, पूरा टीम का ये सक्सेस है, एक अकेला महिला नहीं है। तो वो महिला के पीछे बहुत लोग हैं, तो ये पूरा टीम का ये कामयाबी समझ सकते हैं। तो वो पूरा भारत को गर्व लगा है, ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल था। हमारा नया भारत का ये बहुत अच्छा जो विश्व के सामने जो गया है, ये मैसेज बहुत अच्छा गया है। नासा में और इसरो जैसे संस्थान में किसी भी वैज्ञानिक का सपना होता है कि वो वहाँ पर जाए और अपनी सेवा दे। आपका सपना क्या है? मेरा सपना था वैज्ञानिक बनने का, जो मैंने हासिल कर लिया है अभी। लेकिन कहते हैं ना कि आसमान की ऊंचाइयों की कोई लिमिट नहीं होती है, तो बस वही है। अब इस फील्ड में मुझे और भी ऊंचाई तक जाना है, और नए नए शोध करने हैं, नए जो हमारे समाज के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए उन्नति। अभी जो हमारा एक तथ्य चल रहा है कि फार्मर्स, किसानों की आय को दुगनी करना है, उस पर मुझे अच्छे से काम करना है कि मैं उनको कैसे आय दुगनी करने में मदद कर सकती हूँ। तो अभी इसी में मैं लगी रहूँगी। अपने लक्ष्य को तो मैंने प्राप्त कर लिया है, इस लक्ष्य के अंदर अब मेरा काम है कि मैं किसानों की आर्थिक दशा को कैसे सुधार सकूँ। जो महिलाएं या जो लड़कियां पढ़ाई करके इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, उन्हें कौन कौन से सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए, किन विषयों का चयन करना चाहिए, और किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए ताकि उनका करियर जो है वो एक वैज्ञानिक के रूप में स्थापित हो सके? जैसे अभी हम कृषि विज्ञान में वैज्ञानिक हैं, आप कोई भी फील्ड चुन सकते हैं। जैसे आपका जो हमारा अभी जो स्पेस वाला जो हुआ है, इसमें चुन सकते हैं, या कृषि में चुन सकते हैं। कोई भी में आपको पहले आपका 4 साल का जो डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है, करना चाहिए। जैसे आप इसमें कृषि विज्ञान में आना चाह रहे हैं तो बाईपीसी लेना पड़ता है, जो बायोलॉजी के साथ जो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री है, और ये एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग, ये सब के लिए तो एमपीसी होना चाहिए। इसमें कृषि विज्ञान के लिए कंपलसरी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का जो कॉम्बिनेशन है 12th में पढ़ाई करना है। उसके बाद ये नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आईसीआर का, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का। इसमें उनको रैंक हासिल करना पड़ता है। उसके बाद रैंक के अनुसार उनको स्पेशलाइजेशन मिलता है। जो अगर आपको अच्छा पढ़ाई करके अच्छा रैंक मिलेगा तो आपका जो प्लेसमेंट भी जो है अच्छा कैंपस में मिलेगा। जैसे IRA न्यू दिल्ली है, वो सबसे फर्स्ट बोला जाता है। जैसे एम्स बोलते हैं दिल्ली डॉक्टर का पढ़ाई के लिए, इसमें कृषि विज्ञान के लिए IRA न्यू दिल्ली है। इसके साथ साथ 2 कैंपस ओपन किया है IRA ने। एक IRA झारखंड माने बरही में एक स्थिति है, और एक IRA असम। ये दोनों जगह भी बच्चों का अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्लास भी पढ़ाई हो रहा है। तो कैंपस का जो है अभी इनका इंटेक ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपका जो है चॉइस भी बढ़ रहा है, बच्चों इसमें इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, इसका डिमांड ज़्यादा हो गया है। तो कैंपस भी बढ़ा दिए हैं, और जहाँ पे भी ICR के अंदर लगभग 110-15 कुछ है, तो उतना इंस्टीट्यूट में सब में पढ़ाई का MSc और PhD पढ़ाई का भी बच्चों को लेने शुरू कर दिया है, क्योंकि इसका डिमांड ज़्यादा हो रहा है।
और इसके साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, जैसे इधर रांची में ही 2-3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें भी बच्चे जा सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं, जैसे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, साबुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया है। हर एक स्टेट में एक कृषि विद्यालय है, उसमें भी जा सकते हैं। इसके बाद आप MSc को स्पेशलाइजेशन करेंगे, उसके बाद आपको डॉक्टरेट करना होगा। MSc और डॉक्टरेट के बीच में भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ARS एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये ICAR ही कंडक्ट करता है। इसमें वैज्ञानिक के लिए पोस्ट के लिए इसका जो एडवर्टाइजमेंट होता है, बच्चों एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसको फिल करना पड़ता है। उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है पूरा। तो एक इंटरव्यू में भी सिलेक्शन होने के बाद वो लोग रैंक रिलीज़ करते हैं, उसके अनुसार जितना सीट अवेलेबल है उस साल के लिए वैसे उसका भर्ती होता है। तो ये एक अच्छा चीज़ है। और इसमें आने के बाद भी हमको डिफरेंट प्रमोशंस है, जैसे पहले एंट्री लेवल साइंटिस्ट बोलते हैं, उसके बाद सीनियर साइंटिस्ट माने वरीय वैज्ञानिक, उसके बाद प्रिंसिपल साइंटिस्ट। तो ये 3 स्टेजेस है हमको। ये सब और खेत में भी जब आप काम करेंगे, जैसे डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हो गया, मेरा हो गया है मैक्सिमम साइंटिफिक, माने आप लैब टू लैंड जो बोल रहे हैं उतना होता है। और बाकी जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, जैसे इकोनॉमिक्स भी है इसमें, कुछ बच्चों को इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट रहता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, कुछ लोग एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं, और बहुत तरह का हो गया, कीट विज्ञान या रोग विज्ञान, जैसे मैडम का है सॉइल साइंस हो गया है। ऐसे डिफरेंट फील्ड्स है, जैसे भी जाएंगे उनको एग्रीकल्चर में इतना वाइड वेरिएबिलिटी है, बच्चों कोई भी फील्ड में वो पसंद आ जाएगा। जैसे एक्सटेंशन हो गया, एक्सटेंशन में आपको किसान को कैसे नया तकनीक समझाना है, सोशल मीडिया या किसी के तरह माध्यम के तरह से, तो बच्चों अपना चॉइस इसमें स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। चयन खुद को करना है कि आप किस क्षेत्र को सूटेबल है, किस विषय को चुनते आप हैं, किस फील्ड में आप सूटेबल है, या आपका पैशन क्या है, किस फील्ड में है, तो आप स्पेशलाइजेशन उसी फील्ड में कर सकते हैं। जब आपने इस क्षेत्र को चुना और आप जब पहली बार काम पर गईं, तो माहौल की बात इन्होंने की, तो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में ज़्यादातर पहले पुरुष हुआ करते थे, अब महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं इसमें। आपको माहौल कैसा लगा? और आप आज भी जाती हैं, इतना एक लंबा समय हो गया, पहले और अब में आप कितना अंतर पाती हैं? हम जब पहले गए थे उस दिन बहुत अच्छा था, मैंने जैसे बोल रहे थे कि वर्किंग कल्चर जो है वो बहुत ओपन था, लाइक इट वाज नॉट कन्फाइंड टू ओनली मेल्स, कुछ काम यही करना है, कुछ काम यही करना है, वैसे कुछ नहीं था, सबको सब काम बांटा दिया जाता था। उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तो आउट ऑफ स्टेशन कुछ कार्य होता था, उसके लिए हमको थोड़ा राहत मिलता था कि आपका बच्चे छोटे हैं, आप अभी नहीं जा सकते हैं, तो आप मत जाइएगा, जैसे कुछ ड्राफ्टिंग है उस टाइप का मुझे काम मिलता था। तो ये वर्किंग कल्चर जो हमारा प्रधान से हमको मिला है, जो हमको सपोर्ट मिला है, ये मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। कभी छुट्टी चाहिए, जैसे अचानक से छोटे बच्चे हैं तो अचानक से बीमार होते हैं, तो वो तुरंत मैं फ़ोन से भी बता दूंगी आ नहीं पाऊंगी, ऐसे तो कुछ माने वो वर्किंग कल्चर आपको सूटेबल होना चाहिए, तभी आप बिना टेंशन, विदाउट एनी प्रेशर आप अपना जो दे पाएंगे, रिजल्ट दे पाएंगे, वो पूरा 100% दे पाएंगे। जब आपका बॉस अगर आपको प्रेशर देना शुरू करेंगे तो आप घर में भी सफ़र करेंगे, वो ऑफिस का जो प्रेशर है घर में ही दिखाएंगे, बच्चों को डांटना पीटना ये सब ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करता है। तो आप अगर ऑफिस में वर्क कल्चर आपको सहयोग देगा तो घर में भी आप अच्छा से रह पाएंगे। अच्छा हुआ मेरा दोनों जगह मेरा संतुलन बैलेंस था, मेरे परिवार में भी सपोर्ट था। जब बच्चे छोटे थे मेरे जो इन-लॉज है मेरे साथ में ही हैं, अभी भी हैं, तो वो केयर कर लेते थे। जैसे वो लोग स्कूल से आते हैं तो तुरंत खाना खिलाना, मैं ऑफिस से 5 बजे लौटती थी तो तब तक उन लोग को खाना खिला के सुलाना, ये सब माँ जी करती थी, तो मुझे निश्चिंत रहता था। मैं एक बार घर से बाहर निकली थी तो मैं घर भूल जाती थी, वैसे माहौल घर में था, और ऑफिस में भी मैं ऑफिस करके घर पहुंचती थी तो मैं ऑफिस भूल जाती थी, तो ऑफिस में भी वर्क कल्चर उतना ही था। तो ये ब्लेस्ड हूँ मैं इसके लिए। जैसे सरकारी का भी जो उपलब्धियां हैं, चाइल्ड केयर लीव है, मैटरनिटी लीव है, ये सब बहुत प्रोत्साहित है महिलाओं के लिए। जो अगर इसमें गवर्नमेंट फील्ड में जा रहे हैं, गवर्नमेंट का जो योजनाओं को देख के प्राइवेट सेक्टर भी अभी कंपलसरी वो लोग भी 6 महीना का मैटरनिटी लीव दे रहे हैं। ये बहुत प्रोत्साहित है महिलाओं के लिए। जी बिल्कुल। प्रियंका,
ज़्यादातर आपने कहा कि आपको पूरी आज़ादी मिली कि आप अपने क्षेत्र का चयन कर सकें। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें आज़ादी नहीं मिलती हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स या फिर शादी के बाद ससुराल वाले यही चाहते हैं कि एक ऐसे फील्ड का चयन किया जाए जहां आप घर भी बैलेंस कर सकें और काम को भी ज़्यादा समय दे सकें। मैं चाहूँगी कि आप कोई ऐसा इंसिडेंट ज़रूर बताएं जहां पर आपको लगा हो कि शायद मैं कुछ और चुनती तो बेहतर होता, क्योंकि सामंजस्य स्थापित करने में शायद मुश्किल हो रही है। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे अभी तक ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि शायद मैं इस फील्ड को चुन के गलती कर रही हूँ, क्योंकि शुरू से ही मैंने जैसे शुरू में भी बताया, मुझे पर्सनली शुरू से बिल्कुल आज़ादी मिली कि आप किसी भी फील्ड का चुनाव कर सकती हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ सकती हैं, आप किसी भी तरह की नौकरी कर सकती हैं। ये फुल्ली मेरे ऊपर डिपेंडेंट था। मैंने अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने सब्जेक्ट को चुना, अपने जॉब को चुना। तो जब मैं इस फील्ड में आई, अभी भी मुझे परिवार का पूरा सहयोग मिलता रहता है, मिल रहा है इवन, तभी मैं अपने सभी कामों को अच्छे ढंग से पूरा कर पाती हूँ। अभी मैंने आपको जैसा पहले भी बताया, मैंने अभी जस्ट 2022 में ही इन सर्विस मैंने पीएचडी किया। मेरे साथ मेरा 6 महीने का बेटा था, उसको लेकर के मैंने लैब वर्क किया, क्लासेस किए। तो ये सब मुझे परिवार के सहयोग से ही मेरा हो पाया, और तब जा कर के 2019 से लेकर के 2022 में अभी मैंने सितंबर में अपना पीएचडी का वर्क पूरा कंप्लीट किया है। तो मुझे अभी तक अपने करियर क्षेत्र में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि शायद मैंने इस क्षेत्र को चुन करके गलत किया। और साथ ही साथ मुझे एक ये सेटिस्फैक्शन मिलता रहता है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो किसानों के लिए या समाज के हित के लिए, घरेलू आम जनता के लिए मेरा काम जो है उनके लिए भी जा रहा है। मतलब मैंने जो शिक्षा प्राप्त किया, मैंने जो अभी तक जो कुछ भी सीखा, मैंने अपने जो हायर स्टडीज़ है वो मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से पूरा किया है। वहाँ पे भी मुझे बहुत एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तो मुझे ये खुशी मिलती है, मुझे ये सेटिस्फैक्शन मिलता है कि जो कुछ भी मैं वहाँ से सीखी हूँ वो अब मैं समाज को दे पा रही हूँ। तो मुझे इस बात का कभी अफसोस नहीं हुआ कि शायद मैंने इस करियर को चुन करके कुछ गलत किया। जो महिलाएं और इस क्षेत्र में आना चाहती हैं या जो लड़कियां पढ़ाई करना चाहती हैं, वैज्ञानिक बनना चाहती हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? अभी तो क्योंकि बहुत लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं, सबके सपने पूरे नहीं होते। हाँ। जैसे इसमें अगर आना चाहिए तो इसमें ICAR का जो है स्कॉलरशिप भी मिलता है जी। तो फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा पेरेंट्स के ऊपर। कुछ ऐसे परिवार होते हैं, हम आगे पढ़ाई करेंगे तो फाइनेंशियल बर्डन होता है, हमको मैंने जॉब में जाना है। लड़कियां भी नहीं हैं, लड़कों को भी ऐसे होता है। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि इसमें आपको ICAR में जो MSc करने के लिए स्कॉलरशिप मिलता है और PhD करने के लिए भी आपको SRF स्कॉलरशिप मिलता है। और CSIR का भी एक एग्ज़ामिनेशन होता है, उसमें भी आपको PhD के लिए आपको SRF फेलोशिप मिलता है। तो ये फाइनेंशियल बर्डन कभी नहीं होगा। आप अगर घर में प्रेशर है, आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, समझाइए उनको, क्योंकि बहुत लोग को जानकारी नहीं रहता है। बिना जानकारी डिसीजन लेना गलत है। तो पूरा उनको समझाइए क्या है, इसके बाद क्या होगा। क्योंकि अगर आपको प्रेशर है, MSc के बाद आप जॉब ले सकते हैं। इसमें आपको गवर्नमेंट फील्ड में भी जा सकते हैं, जैसे टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, या रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, या बैंक फील्ड में भी जा सकते हैं। 3 ऑप्शंस है इसमें। और आगे जाना चाह रहे हैं तो आगे जाके PhD भी विद इन टाइम फ्रेम ही कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे अगर PhD नहीं कर पा रहे हैं, इन जॉब सर्विस में भी करने के लिए आपको स्टडी लीव मिलता है, एक 3.5 years का स्टडी लीव मिलता है। उसमें आपको तनख्वाह भी पूरा मिलता है, उस टाइम पीरियड में आपको कंप्लीट करना है। तो ये पूरा जानकारी इन्फॉर्मेशन रहेगा तभी आप कुछ डिसीजन ले पाएंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, कैसे मेरा सेल्फ सस्टेंस होगा, हम इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे, माताजी या हमारे फैमिली से पैसा लेना पड़ेगा पढ़ाई। वैसे कुछ नहीं है। अभी हर फील्ड में आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, आपका मेरिट के आधार पर स्कॉलरशिप मिल रहा है, और आपका जो इनकम लेवल के आधार पर स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो इसका फ़ायदा उठाना है। जहाँ पे आपका जो चैलेंज लेंगे, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आप अपना अभी गूगल में आप सर्च कीजिए उसका ऑप्शंस क्या है, आप अच्छा तरह से जानकारी लेके सही निर्णय ले लीजिएगा। बिल्कुल। आप अपनी जर्नी को और आगे कहाँ देखती हैं?
क्योंकि ये सफ़र यहीं तो ख़त्म नहीं होगा, जाहिर सी बात है और आगे जाएगा। तो आप अपने सपनों को, अपने इस सफ़र को और कहाँ तक ले जाना चाहती हैं? मैं अपने बिल्कुल यहाँ तो रुकने वाला है नहीं। मैं चाहूँगी कि मैं और भी ज़्यादा शोध करके नई कुछ नई नई चीज़ों को विकसित करूं जो हमारे समाज के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद हो, उनको कुछ इससे लाभ मिले, उनके लिए मैं काम कर सकूं। जो कुछ भी मैंने सीखा है उनके लिए उनको मैं कुछ दे सकूं। तो मैं यही चाहूँगी कि समाज के लिए कुछ अच्छा उनको दे पाऊँ। जी बिल्कुल। जब आपने इस क्षेत्र को चुना और आज एक इतने लंबे, मैं चाहूँगी कि ये दोनों से ही सवाल है, एक छोटा सा मैसेज इस मंच से आप ज़रूर दें, क्योंकि वैज्ञानिक बनना अपने आप में अपने सपनों को पूरा करता है। अन्य महिलाएं अपने सपनों को पूरा कर सकें और आपसे प्रेरित हो सकें, इसके लिए एक लाइन उन महिलाओं के लिए। ज़रूर। महिला कोई माने महिला को कुछ महिला का कुछ चैलेंज लेगी तो वो कंप्लीट कर पाएगी जी। बीच में अधूरा नहीं छोड़ेगी। वो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, कुछ भी चैलेंज लेते हैं, वो पूरा कंप्लीट करके ही बाहर आएगी। इतना शक्ति तो महिला के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आईं और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। साथ ही साथ अन्य महिलाओं के लिए आप दोनों ही एक प्रेरणा स्रोत हैं। जो महिलाएं इस क्षेत्र का चयन करना चाहती हैं और अपने सपनों को पंख देना चाहती हैं, उन्हें भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सही निर्णय लेने की, क्योंकि अगर आप सही निर्णय लेंगी तो आप खुद में सक्षम हैं समाज को नई दिशा देने के लिए। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।